इसके पीछे का कारण था कि नीतीश कुमार के पास वो प्लान था कि नीतीश कुमार पहले तो नंबर 1 की पार्टी बनेंगे। दूसरा, नीतीश कुमार को मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से पैदल कर देंगे। जनसुराज का तो आप कहानी देख ही लिया ना, अगले आने वाले 5 साल के बाद क्या कुछ होता है वो अलग बात है। तो नंबर 1 की पार्टी जब बन गई, 79 सीट जब हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको लगा कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो नीतीश कुमार को मजबूर करके हम सत्ता ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ये चर्चा शुरू हुई कि छोटी पार्टियां विलीन और विलय हो जाएंगी, ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरे आपके संपर्क में भी कोई आ रहा है क्या? क्योंकि लगातार बिहार में यही खबरें चल रही हैं कि उनके विधायक मेरे संपर्क में है और मेरे विधायक उनके संपर्क में है। लगातार विधायकों की ही बात हो रही है। अब कौन किसके संपर्क में है ये तो समय बताएगा। क्या बिहार की राजनीति में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। कुछ पोस्ट ऐसी जो आपने भी देखी होगी जरूर, चाहे फेसबुक पे, ट्विटर पे। क्या बिहार में फिर सत्ता पलटने वाला है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर फिर से सवाल हो रहा है कि नीतीश कुमार बिहार संभाल रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे सवाल है, ये एक साथ कई सवाल हैं, क्योंकि लगातार जब ये खबरें चलती हैं कि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं, उनके 18 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, इधर से कहते हैं कि नहीं 10 एमएलए हमारे संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं कोई तो किसी के संपर्क में होगा। अब आप भी यहाँ क्यों मौजूद है? ताकि आपको ये पता चलेगा कि किसके संपर्क में कौन है, और ये बताने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बाबा, लगातार बिहार की राजनीति में एक ही बात चल रही है कि वो इनके संपर्क में है, वो मेरे संपर्क में है, उनके 18 विधायक टूट जाएंगे, उनके 10 विधायक टूट जाएंगे, उनका नाम निशान खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी विलय कर लेगा। क्या चल रहा है बिहार में? फिर कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि 202 बहुत होता है, प्रचंड बहुमत है, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है। मतलब कुछ तो चल रहा है बिहार में। दीपक, आपने जितनी भी बातें की, ये सारी बातें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। विधानसभा का सत्र 5 दिवसीय चला, सब कुछ आपको सामान्य नजर आया, नेता प्रतिपक्ष गायब नजर आए, ये सारी खबरें आप सुन रहे होंगे। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ कि एक फोन आया मेरे पास, उस फोन के बाद बातें अब इस मुद्दे पर आ गई हैं, इस जगह पर आकर के टिक गई हैं कि इस्तीफा नहीं, नीतीश कुमार अब कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे? मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे। अगर मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या एक बार फिर से बिहार में सत्ता पलटेगी? जब मेरे पास फोन आया तो फोन करने वाले ने कहा कि बाबा, 3-4 दिन पहले आपने एक संभावना व्यक्त की थी, एक खबर आपने किया था, उस खबर के आधार पर नेशनल मीडिया से लेकर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे लोग अब उसी पर पूरा एंगल और विश्लेषण कर रहे हैं। जोड़ घटाव करके बताना शुरू कर चुके हैं। आपके साथ मैंने एक खबर किया था, आपको याद होगा, मैंने आपके साथ जो खबर किया था वो खबर थी, मैंने 9 तारीख को खबर किया था जी। 3 दिन पहले। उस खबर में मैंने बताया था कि नीतीश का रिप्लेसमेंट का जो है वो मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और ये प्लान जो है दिल्ली में रची जा रही है। मैंने उस खबर में ये बात बताई थी कि बिहार से 2 नेता जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, वो और एक अधिकारी, 2 अधिकारी, उनके साथ एक मंत्रणा हुई है, एक मीटिंग हुई है और नीतीश कुमार के बारे में, उनके आगे के प्लान के बारे में जानकारी ली गई है। ये खबर मैंने बताया था। साथ में मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई भी बिखराव हो या नीतीश को उस जगह पर लाके खड़ा किया जाए जहां नीतीश कोई अलग डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो। लेकिन उसके बावजूद पूरे मीडिया जगत में नीतीश के सिवा दूसरा कोई चर्चा नहीं है। बड़े बड़े जो अपने आप को विश्लेषक कहते हैं वो सभी लोग नीतीश की सरकार, नीतीश की जो सेकंड संभावना है, प्लान बी है, उस पर चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। व्यू भी है, टीआरपी भी है और बाकी सब चीजें भी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो सबसे बड़ी बात कि इस खबर के बाद मैंने एक और खबर की थी जिसमें मैंने एंट्री और एग्जिट का बात किया था, ये भी आपके साथ मैंने किया था। बिल्कुल। ये खबर तो 2 दिन पहले मैंने किया था। नीतीश कुमार की एंट्री और एग्जिट का जो प्लान है, मैंने उस संभावना पर बयान दिया था, माफ कीजिएगा, विश्लेषण किया था। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को बाहर करके और निशांत को ला करके नीतीश कुमार को बाहर करने की प्लानिंग रचना ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार को आप देते क्या हैं? चूंकि नीतीश कुमार देने वाले हैं, उनको उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। एक सरकार आपको दे दिया,
केंद्र में भी आपको सरकार दे दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों ऐसा कुछ करेगी? बिल्कुल। इस बात को लेकर के जब चर्चा शुरू हो जाती है तो इस चर्चा में एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में सारी कहानियां बदलती हुई नजर आ रही है। और उस बदली हुई कहानी में एक बात साफ नजर आ रहा है कि आज जो हम कहने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे अगर नीतीश कुमार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। ये बात मैं पहले से भी कह रहा हूं। बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता अपने हाथ में हस्तांतरित करे तो उसके लिए नीतीश कुमार का गुड फेथ लेना और नीतीश कुमार की हामी जरूरी होगी, वरना दूसरी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे कि नीतीश कुमार को सत्ता से या नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जा सके। इसमें न तो निशांत को आप ग्रास बना करके कर सकते हैं, न किसी तरह का कोई आप दूसरा घालमेल कर सकते हैं। इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूं। 2 दिन पहले मैंने पंचनामा में देखा था, सुना, संपादक नमन मिश्रा जी जिस तरह से बात अपनी बता रहे थे और वो बता रहे थे कि कई लोग हैं जो तैयार हैं, कई लोग नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते हैं और नीतीश कुमार के शुभचिंतकों की लिस्ट इतनी लंबी है जिससे कि बिहार की राजनीति में आप नीतीश कुमार के बिना किसी सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं क्या? फिर आपने ये बात मुझसे परसों भी पूछा था। बिल्कुल। और मैंने जवाब क्या दिया था कि नीतीश बड़े भाई हैं, रहेंगे। लालू प्रसाद कोशिश किए थे बनने का 2015 में जब चुनाव जीत करके आए थे, जब 80 सीटें उनको आई थी तो उन्होंने नीतीश कुमार को छोटा बनाने की कोशिश किया था, बदला और उसके ठीक रिएक्शन में नीतीश कुमार ने उनको 2 साल के अंदर ही सत्ता से बेदखल करके अपने आप को बड़ा भाई बना लिया। एनडीए में चले गए थे, वहां वो 71 सीट वाले बड़े भाई थे और 53 सीट वाली भाजपा दूसरे नंबर पे आ गई थी। इसके बाद अब कहानी पलटी है। 2020 में नीतीश कुमार 43 सीट वाले थे, मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा को लगा कि अब तो इन समाप्त हो रहे हैं। कारण क्या था मैंने पहले ही बता दिया था चुनाव से 2025 के, और अब उसके बाद ही मैंने पूरा विश्लेषण करके बता दिया। नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी 74-75 सीट वाली जो सीटें बढ़ करके हो गई थी, वीआईपी के जो लोग मिल गए थे, तो नंबर 1 की पार्टी जब बन गई, 79 सीट जब हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको लगा कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो नीतीश कुमार को मजबूर करके हम सत्ता ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ये चर्चा शुरू हुई कि छोटी पार्टियां विलीन और विलय हो जाएंगी, नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि तुम बड़े नहीं हो, सबसे बड़े हम हैं, मेरे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है, और उन्होंने तुरंत महागठबंधन के साथ सरकार बना के भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया। याद है, मैं कल जब खबर आपके साथ कर रहा था तो मैंने बताया भी था कि वो याद कीजिएगा 9 अगस्त का वो दिन संपूर्ण क्रांति का वो दिन है, और उसी दिन नीतीश कुमार ने बिहार में क्रांति कर दिया। बिल्कुल। सीधे राज्यपाल के पास जाते हैं और इस्तीफा सौंपते हैं, 10 तारीख को शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसका था? भाजपा का। कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। कोई संभावना बनी? नहीं बनी। आज भी संभावनाएं नीतीश कुमार के पास है, लेकिन भाजपा कोई गलती ऐसा नहीं करेगी जिससे कि नीतीश कुमार को ऐसा करने का मौका मिले। अब सबसे बड़ी बात यह कि आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा कि नीतीश कुमार जो है उनको लेकर के सिंपल सी एक तैयारी चल रही थी कि नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनेंगे, नीतीश कुमार या दूसरा कोई बड़ा पार्टी बनेगा। भाजपा बड़ा पार्टी बनने की तैयारी में लगी हुई है जी, ऑलरेडी, वो है बड़ी पार्टी, लेकिन 4 सीटों से कम नीतीश कुमार बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, जिसमें एआईएमआईएम के लोगों से मुलाकात के बाद ये बात कही गई। एआईएमआईएम से मुलाकात, क्या एआईएम को लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? दूसरे खेमे में इतने लोग हैं नहीं कि वो बीजेपी के पास जाए। जेडीयू के लोग बीजेपी में क्यों जाएंगे? वो तो इसकी भी हमें कोई संभावना बिल्कुल दूर दूर तक बिल्कुल नहीं नजर आती है, नीतीश पे क्योंकि भी- सबको पता है कि नीतीश कुमार जो है मास्टर खिलाड़ी है। वो बिहार में कब परिवर्तन कर देंगे, कब कोई नया खेल कर देंगे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। आंकड़ों की अगर हम फहरिस्त देखें तो उसमें 25 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है। क्या आरजेडी के लोग जाएंगे? क्यों जाएंगे? आरजेडी के लोग अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनका क्या हश्र होगा, इसकी कहानी मैं पूरी बता चुका हूं। 2 दिन पहले आपके साथ मैंने खबर किया तो मैंने बताया था कि जो लोग गए हैं 2024 और 25 में, क्या उनका हश्र हुआ है वो सबको पता है। तो वहां जाकर के आप भुला जाइएगा। अब तो चर्चा ये भी चल रही है कि एक आदमी ने वापसी कर ली, नीतीश कुमार के पुराने साथी ने, अरुण कुमार। एक और साथी का इंतजार हो रहा है, आरसीपी सिंह का।
यानी कि आप समझिएगा इस बात को, बहुत बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूँ। मतलब जनसुराज छोड़कर नीतीश कुमार के साथ अरे दिखेंगे फिर। जनसुराज है क्या? जनसुराज का तो आप कहानी देख ही लिए ना। अगले आने वाले 5 साल के बाद क्या कुछ होता है वो अलग बात है। प्रशांत किशोर अपने को कैसे तैयार करेंगे वो अलग बात है। प्रशांत किशोर ने यह भी तय कर लिया था कि वो अगर विधानसभा में बढ़िया नहीं कर पाते हैं तो पंचायत स्तर पर वो अपने पैसे से, अपने सिंबल पे लोगों को लड़ा करके, अपनी पार्टी से लोगों को लड़ा करके और पंचायत को मजबूत करके और आगे की रणनीति 2029-30 की तैयार करेंगे। वो अलग अभी बड़का खोल रेंगनिए पर है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपने देखा अरुण कुमार तो आ गए नीतीश कुमार के साथ, जो सबसे ज्यादा उनको मैंने गलियाते थे, बिल्कुल वो आ गए। आरसीपी सिंह का इंतजार हो रहा है क्योंकि आरसीपी सिंह कभी बहुत करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार को जरूरत है ऐसे लोगों की जो उनके पुराने विश्वास पात्र हों। अरुण कुमार आए तो निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। जो 2 लोग हैं उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के करीबी हो गए हैं। जो चर्चा मैं शुरू में कर रहा था कि 2 लोग जाकर के मिल करके नीतीश कुमार के बारे में बता रहे थे, आगे के प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे जी। उन 2 लोगों से नीतीश कुमार की अभी हल्की दूरी आपको नजर आई होगी। आपने संजय झा के साथ कितने दिनों तक देखा है नीतीश कुमार को घूमते हुए? ललन सिंह के साथ कब मीटिंग करते हुए आपने देखा है? चुनाव के बाद तो हमको लगता है कि नहीं देखे होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो आता है वो फिर से नीतीश कुमार का मुरीद बन जाता है। और ये ललन सिंह भी पहले पार्टी से बाहर होकर के फिर आ चुके हैं। कई लोग आए गए हैं, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने देखा होगा। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो जीत करके 4 लोग आए हैं जी, 4 में से एक तो उनकी पत्नी है, उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी चर्चा आप सुने ही होंगे। नमन जी ने उस पर भी एक विस्तृत खबर किया था। विश्लेषण बिल्कुल। उसको लेकर के भी आप देखिएगा तो जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है उस स्ट्रक्चर में नीतीश कुमार ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार ने अपने 9 ही लोगों को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया। ये पटकथा नीतीश कुमार ने पहले लिख ली थी। नीतीश कुमार चाहते तो 15 के 15 अपने लोगों को शामिल करा लेते, वाहवाही लूटते, जयकारा लगता उनका। लेकिन उन्होंने क्या ये क्यों किया? अपने कई मंत्रियों को उन्होंने पीछे क्यों बैठाया? इसके पीछे का कारण था कि नीतीश कुमार के पास वो प्लान था कि नीतीश कुमार पहले तो नंबर 1 की पार्टी बनेंगे, दूसरा नीतीश कुमार को मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से पैदल कर देंगे। और ये सारी संभावनाएं नीतीश कुमार के पास मौजूद है। जो लोग पलटना भी चाहते हैं या फिर किसी के साथ जाना चाहते हैं तो बीएसपी के लोगों को पता है कि बीएसपी अगर जदयू के साथ मिलती है तो मंत्रिमंडल पक्का है। फायदा भी। जमा खान सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 2020 में जमा खान अकेले जीत करके बीएसपी से आए थे, चले गए उधर, मंत्री पिछला बार ही बने, इस बार भी बने हैं। चुनाव जीत करके आए, नीतीश कुमार के यहाँ सम्मान भी मिला। मतलब ये कहना बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार 11वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते 11वीं हैं। 12वीं बार तो पहले ही आपको बता दिया ना, वो तो पहले ही हो गया था कि 11वीं 12वीं बार लेंगे। 11वीं बार ही नहीं, 11वीं और 12वीं दोनों बोला गया है। उसी चुनाव में बोला गया था कि नीतीश कुमार तो आगे 11वीं 12वीं बार भी लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि नीतीश कुमार ने 2013 में एक बड़ा राजनीतिक जो है वो नया खोजा था समाधान, कैसे आप राज्यपाल को भी चकमा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री चुना हुआ प्रतिनिधि होता है विधायकों का, जिसके पास बहुमत होता है और उस बहुमत के आधार पर 243 विधानसभा वाली बिहार विधानसभा में 122 का बहुमत चाहिए। नीतीश कुमार यदि बीजेपी को छोड़ भी देते हैं तो उनके पास बहुमत प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल फॉर्मूला फिट दूसरा बैठ जाता दूसरा है। एक बार फिर से 2029 की तैयारी और नीतीश कुमार को जो कमजोर समझा जा रहा है उसका भी उनके पास रास्ता मिल जाएगा। और नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे, भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा कुछ मुद्दों पर उनसे साथ नहीं है, लेकिन ये भी बात तय मान के चलिए कि भाजपा में जो वर्तमान बिहार नेतृत्व है वो नीतीश कुमार से किसी भी तरह का कोई पंगा लेना नहीं चाहता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ सामने जो आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उन्होंने 2013 में उदाहरण पेश किया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने 2013 में जब नरेंद्र मोदी के नेता चुने जाने पर एनडीए का नाराजगी उनकी हुई थी, भाजपा ने एक तरफा फैसला जब लिया था तो उन्होंने किया क्या था कि जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल को से बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्री थे सबको उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। सरकार यथास्थिति जीवित थी। सरकार को अगर बीजेपी कहती कि नहीं भाई गलत हुआ है, हम इनको बहुमत इनको नहीं है, इनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया जाए, तो राज्यपाल अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो वो बुला सकते हैं सदन, बिल्कुल स्पेशल
सेशन बुला सकते हैं। हम्म। वहां नीतीश कुमार के पास बहुमत ऑलरेडी है, तो जो 2013 में हुआ भी था। तो बीजेपी को तो ये बात अभी भी अच्छे से याद होगा। बिल्कुल याद है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि नीतीश को थोड़ा सा भी एहसास हो कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जाति कर रही है। जो नीतीश कुमार कहेंगे उठ जा, बैठ जा, सो जा, घूम जा, सब करेंगे। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उस स्थिति में आपने देखा होगा कि विश्लेषकों का गला चीर करके, गला फाड़ करके बोलना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर है भी तो आप इस बात की चर्चा कीजिए कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था बिहार की जनता से चुनाव के पहले, क्योंकि विपक्ष तो नजर आ नहीं रहा है, तेजस्वी यादव आपके सामने है नहीं, तो ओपन गोल है, जितना गोल मारना है मारते जाइए। जब गोल पोस्ट पे गोल की हो ही नहीं तो गोल मारते जाइए, जितना मारना है मार लीजिए, रिकॉर्ड बना दीजिए। नीतीश कुमार ने जो वादा किया था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का 5 साल में, मुझे जो दिखाई दे रहा है जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, उस तेजी से वो 5 साल का समय भी नहीं, 60 महीना नहीं उनको चाहिए, बल्कि 30 महीना में ही वो सब कुछ पूरा करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। 3 विभागों का गठन उन्होंने दाएं कर दिया। बिल्कुल, आप देख लीजिए कि अब जो है, आप सिंपल तौर पे आज ही आपके चैनल पे खबर चली है, उस खबर में यह है कि आप जाइए निःशुल्क जो है ट्रेनिंग लीजिए, अलग अलग भाषा सीखिए, और ट्रांसलेटर का कुर्सी आपके लिए तुरंत अभी खाली है, अभी जाइए जाकर के वहां नौकरी, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। तो सारी संभावनाओं पर नीतीश कुमार ने गौर कर लिया है, विचार कर लिया है। बिहार को क्या चाहिए, तो बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार के किसानों को सिंचाई चाहिए, वो सारी बातें हो गई है। और अभी अभी एक खबर आप ही के चैनल पर चला है कि महाराष्ट्र में जो आपने देखा होगा कि खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का जो व्यवस्था किया गया है, बिल्कुल बिहार में भी वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि कृषि मंत्री इस पर विशेष फोकस करने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि जो मुझे जानकारी मिली है कि रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं, और वो इस जो महाराष्ट्र वाला मामला है, महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ है, उसको बिहार के किसानों को भी बहुत जल्दी देने की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एमएसएमई की बात सुनी होगी, खेत में ही उत्पादों को प्रोसेसिंग करके और वहां से देने की बात, जिसके कहीं ना कहीं एमएसएमई मंत्री भी आपके यहाँ बिहार से ही हैं, जीतन राम मांझी। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कीजिएगा तो उसके भी मंत्री आपके बिहार से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान जो लगातार काम कर रहे हैं, उनकी बीटो जो है बिहार में उद्योगपतियों को ला रही है, और उद्योग को लेकर के जो स्ट्रक्चर बना करके नीतीश मिश्रा गए थे, उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं आपके उद्योग मंत्री। लगातार आपको पता है कि जा रहे हैं अभी भी मीटिंग करने के लिए, और कई उद्योगपति, कल ही मुझे जो जानकारी मिली कि लगभग 30 से ज्यादा उद्योगपति जो है वो आकर के मीटिंग किए हैं और अपना उद्योग स्थापित करने। एक और बड़ी बात है बाबा, फिल्म इंडस्ट्रीज भी बनने जा रही है बिहार में। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार बहुत तेजी से कर रहे हैं। जो 60 महीने का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, 60 महीने का वादा बिहार की जनता से किया, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश को कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो याद रखिएगा, आज की बात याद रखिएगा, कहीं गिरा पार के रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा नहीं देने जाएंगे, मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने सीट खाली रख करके अभी भी ललचा रहे हैं, समझे? बिल्कुल, उस शेर की तरह कंगन सामने रख दिए हैं। अब जिसको लालच होगा आए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, आरएलएम में भी आपने देखा होगा कि किस तरह का बवेला चल रहा है। इसके अलावा कई लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आईआईपी के गुप्ता जी भी बोलवे किए हैं, भैया हमको आरक्षण चाहिए। नीतीश कुमार ही वो शख्स है जो आरक्षण का सबसे पहला सदन में बोले भी थे जी। तो ये सारी बातें चल रही हैं। बीएसपी के नेता भी संपर्क में हैं, और साथ साथ एआईएमआईएम के लोग भी संपर्क में थे, लगातार तारीफ ही कर रहे थे नीतीश कुमार पूरी बात। और सबसे अंत में मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों को कभी भी न तो उधर जाने देंगे और न अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। उनको उसी तरह से खड़ा रखेंगे वो कि एक राष्ट्रीय पार्टी जीवित रहे, जिससे कि दोनों खेमे में खलबली मची रहे। यानी कि जो 6 विधायक हैं कांग्रेस के, वो सुरक्षित है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो जब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तब उनका रोल शुरू होता है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए
कि बिहार में अभी वर्तमान में कुछ नहीं होने जाना है, झूठी बात है, भ्रामक बात है, टीआरपी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बिहार में न तो सरकार गिरने की स्थिति है और न ही नीतीश कुमार को कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का संख्या जरूर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और अगर ऐसा कुछ मौका आता भी है तो फिर से याद रखिएगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, बर्खास्त करेंगे मंत्रिमंडल और उसी मंत्रिमंडल को आगे कंटिन्यू करते हुए नए लोगों को मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाएंगे। जी, तो देखिए नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और पॉलिटिकल हीरो हैं बिहार के। अब क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।